मैं दीपक वर्मा एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एस पॉइंट जयपुर में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछले 2 वीडियो में सेंटेंस जो टॉपिक है उसको स्टार्ट किया था और उसमें पहले वीडियो में हमने देखा सेंटेंस क्या होता है और दूसरे वीडियो में हमने सेंटेंस के एलिमेंट के बारे में पढ़ा, जहां हमने सेंटेंस के एलिमेंट पढ़ने के साथ साथ 2 जो एलिमेंट होते हैं उनको क्लियर भी किया। आज हम उसी वीडियो सीरीज को आगे बढ़ाते हुए सेंटेंस के जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको कंप्लीट करते हैं। सेंटेंस यहां हमने पढ़ा था सेंटेंस के एलिमेंट। एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस। हमने सबसे पहले पढ़ा सब्जेक्ट, सेकंड नंबर पे हमने वर्ब के बारे में पढ़ा एंड थर्ड जो हमारा टॉपिक रहेगा आज वो रहेगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और एक ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्या हो सकते हैं सेंटेंस में उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ऑब्जेक्ट किस तरह फंक्शन करता है ये देखते हैं। द ऑब्जेक्ट the object of the sentence is the object of the sentence is the person or thing. The person or thing. The person or thing that receives the action of the verb. Action of the verb. It means ऑब्जेक्ट की अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। कर्म जो होता है ऑफ द सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो एक पर्सन हो सकता है। मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में हमारे पास एक पर्सन हो सकता है, एक थिंग हो सकती है, कोई भी वस्तु जिसे कह सकते हैं। दैट रिसीव्स मतलब होता है प्राप्त करना, जिसका मतलब होता है प्राप्त करना। रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो वर्ब के द्वारा जो एक्शन किया गया है, मतलब क्रिया के द्वारा जो काम किया गया है उसको रिसीव करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल देखें, he threw the ball. He threw the ball on. He threw the ball on. यहां अगर हम सेंटेंस के एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हमने कल पढ़ा था सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में। ही यहां पे सब्जेक्ट है, थ्रू वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब को पढ़ने के बाद हम पता लगाते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन मतलब इट मींस सेंटेंस में जो पर्सन और थिंग हो सकती है जो क्या करता है, रिसीव करता है एक्शन ऑफ द वर्ब के एक्शन। तो यहाँ पे वर्ब थ्रू इसके द्वारा एक्शन हो रहा है फेंकना, तो फेंकने का काम कौन रिसीव कर रहा है, यहाँ पे द बॉल। तो यहाँ पे द बॉल इस सेंटेंस का क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे ही थ्रू द बॉल ऑन मी, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट ही थ्रू वर्ब ऑब्जेक्ट, जो द बॉल है वो ऑब्जेक्ट हो गया। और यहाँ पे जो सेकंड ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे पर्सन और थिंग, तो यहाँ पे द बॉल थिंग हो गई और जो मी है वो भी पर्सन होने के कारण यहाँ पे
ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस में मेनली हम पढ़ सकते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। यहाँ मैंने दो ऑब्जेक्ट देखे, दोनों ऑब्जेक्ट को देखते हैं कि दोनों ऑब्जेक्ट किस प्रकार के हो सकते हैं। टाइप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, टाइप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के टाइप्स क्या क्या होते हैं? पहला टाइप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एंड सेकेंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मीन होता है सीधा, जिसे प्रत्यक्ष कहते हैं, और इनडायरेक्ट का मतलब होता है अप्रत्यक्ष। मतलब जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर या जिस पर्सन या थिंग के ऊपर वर्ब का एक्शन डायरेक्टली इफेक्ट पड़ता है, जिसके एक्शन का सीधा प्रभाव पड़ता है वो तो डायरेक्ट, और जिसके ऊपर सीधा प्रभाव नहीं पड़कर सेंटेंस में दूसरा प्रभाव पड़ता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा हमें वर्ड का आंसर देता है, और ये जो है वो हमें whom का आंसर देता है, what या which। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें what और which का आंसर देता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें whom का आंसर देता है। इट मींस कह सकते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निर्जीव वस्तुओं के लिए, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उनके लिए यूज होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर्सन्स मतलब लिविंग थिंग्स के लिए या लिविंग जो बीइंग है उनके लिए यूज करते हैं। सजीव जो है उसके लिए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और निर्जीव के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हम देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के जिस तरह हमने पर्सनल प्रोनाउन में सब्जेक्टिव केस देखे, इसी तरह ऑब्जेक्टिव केस भी देखते हैं किसमें पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट के रूप में कोई थिंग और पर्सन हो सकता है, तो इट मींस वहां पे भी नाउन हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है। तो प्रोनाउन में कौन कौन से जो वर्ड्स हैं वो ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे मान सिंगुलर एंड प्लूरल की बात करते हैं, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन में हमने सब्जेक्ट के रूप में देखा था आई, और आई का जो ऑब्जेक्ट बनेगा फर्स्ट पर्सन में बनेगा मी, और मी के बाद में हमने देखा कि फर्स्ट पर्सन में जो प्लूरल फॉर्म बनती है वो वी सब्जेक्ट के रूप में, और उसका ऑब्जेक्ट बनेगा अस। तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, आई का ऑब्जेक्ट मी और वी का ऑब्जेक्ट अस। सेकंड यू सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही सेम रहते हैं। इट मींस सब्जेक्ट का जो यू का जो सेकंड पर्सन में जो सब्जेक्टिव फॉर्म होता है वही ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी होता है। थर्ड पर्सन में हमने देखा सब्जेक्टिव केस में ही का ऑब्जेक्ट बन गया हिम, सी का हर, इट का इट। ये हो गए सिंगुलर फॉर्म के अंदर, और इनका जो प्लूरल बनता है वो दे बनता है सब्जेक्टिव केस में, और दे का जो ऑब्जेक्टिव केस बनेगा वो बनेगा। तो ये वर्ड्स है पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्टिव केस जो है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हम इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने पीछे पढ़ा कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकते हैं। डायरेक्ट जिसके बारे में निर्जीव के बारे में पढ़ा, और जो इनडायरेक्ट है वो सजीव होता है। एक एग्जांपल देखते हैं। ही gave me a book.
he gave me a book। यहाँ पे ही सबसे पहले हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट, गिव यहाँ पे एक्शन देने के सेंस में, तो यहाँ पे वर्ब। अब इसके द्वारा जो एक्शन रिसीव किया जा रहा है वो कौन कर रहा है, मी। तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट हो गया, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो इस ही का इफेक्ट पड़ रहा है बुक के ऊपर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अगर हमको बताना हो कि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो यहाँ पे मी इट मींस पर्सन के लिए जो है, तो पर्सन के लिए ऑब्जेक्ट होने वाला यूज फॉर्म तो ऑब्जेक्ट आई से इंडिकेट कर सकते हैं, मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो बुक के लिए जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज हुआ है उसको बताने के लिए हम ऑब्जेक्ट डी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट होगा हमारे पास, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट का जो टॉपिक है वो इस तरह क्लियर हुआ। आगे जो एलिमेंट पढ़ा हमने वो एलिमेंट पढ़ेंगे हम कॉम्प्लीमेंट। सेंटेंस का जो फोर्थ एलिमेंट है वो है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन के रूप में देखें तो इसका सिंपल सा एक मीनिंग एक ही होता है, टू कंप्लीट, तो कंप्लीट। मतलब इसका जो मीनिंग है या इसका जो यूज है वो सेंटेंस में टू कंप्लीट, पूरा करने के लिए, अर्थ में सेंस किसी भी सेंटेंस में किसी अर्थ को पूरा करने के लिए इसको यूज करते हैं। और इसका जो हिंदी में अर्थ होता है कॉम्प्लीमेंट का, पूरक शब्द, पूरक शब्द या सहायक शब्द भी कह सकते हैं। दूसरा जो वर्ड है हमारे पास वो है सहायक। इट मींस सेंटेंस में किसी अर्थ को पूरा करने में ये क्या करता है, सहायता करता है या हमारी मदद करता है। तो इसलिए इसका मतलब मीनिंग टू कंप्लीट हो गया। इसके ये जो है कॉम्प्लीमेंट जो है वो एक सेंटेंस में कितने प्रकार के हो सकते हैं, क्या क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकते हैं, एक एग्जांपल के रूप में। Dad smiled a lot. Dad smiled a lot. Jaipur is a nice city. Jaipur is a nice city. He threw the ball. He threw the ball hard on me. तो हमारे पास तीन एग्जाम्पल है। इसमें हम देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट कहाँ यूज हुआ है या कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म्स कौन कौन से हो सकते हैं। पहला सेंटेंस, डैड स्माइल अ लॉट। डैड, यहाँ पे अगर हमें सब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है तो सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्ट या तो कोई काम कर रहा होता है या जिसके बारे में कुछ कहा गया है। अगर आपको पता लगाना है तो आप सेंटेंस में हु का यूज करके आप वैसे भी पता लगा सकते हैं। जैसे डैड स्माइल अ लॉट, डैड बहुत मुस्कुराए, तो यहाँ पे कौन मुस्कुराए, डैड ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या हुआ, डैड। स्माइल यहाँ पे वर्ब, अब ऑब्जेक्ट के बारे में, अब देखो इसके बाद में हमारे पास अ लॉट वर्ड है। अब हमें ये पता लगाना है कि हम कॉम्प्लीमेंट पढ़ रहे हैं और हो सकता है हमारे दिमाग में ये भी हो कि ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कोई पर्सन और थिंग होती है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए हुए काम को रिसीव करती है, मतलब प्राप्त करती है। सब्जेक्ट के द्वारा किया हुआ काम का जो इफेक्ट पड़ता है जिसके ऊपर, वो ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पे डैड स्माइल अ लॉट, यहाँ पे स्माइल मतलब जो काम हो रहा है मुस्कुराने का इफेक्ट, वो इसके ऊपर नहीं पड़ रहा, इसके ऊपर
बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा, तो यहाँ पे जो एल आउट हुआ वो क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का हमने अर्थ पढ़ा टू कंप्लीट, मतलब ये वाक्य को पूरा करता है। जैसे मैं इतना लिखता हूँ, डैड स्माइल, डैड स्माइल, पिताजी मुस्कुराए। अब इसके बारे में ये क्या कर रहा है, ये एडिशनल जानना है डायरेक्ट किसके बारे में, डैड के बारे में। पिताजी मुस्कुराए, कैसे मुस्कुराए, बहुत। तो यहाँ पे एल आउट, ये क्या हुआ है, कॉम्प्लीमेंट हुआ। और ये कॉम्प्लीमेंट आया किसके लिए, किसके लिए आया कॉम्प्लीमेंट, ये डैड के लिए आया, ठीक है। तो डैड यहाँ पे क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्ट, जो सॉरी कॉम्प्लीमेंट होते हैं, वो कहलाते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, या कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट को फॉलो करता है। जयपुर इज ए नाइस सिटी, एग्जैक्ट अपना एग्जांपल है, जयपुर इज ए नाइस सिटी। तो यहाँ पे जयपुर एक अच्छा शहर है। जयपुर, यहाँ पे जयपुर के बारे में बताया गया, तो जयपुर सब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे वर्ब के बारे में पढ़ा कि प्रेजेंट में स्टेट बताने के लिए इज एम आर का यूज है, तो यहाँ पे ये वर्ब हुई। ए नाइस सिटी है, यहाँ पे अगर बात करते हो डिटरमाइन, और अगर इनको कंप्लीट वर्ड की बात करते हैं तो नाइस सिटी, ये नाइस सिटी जो है किसके बारे में बता रहा है, जयपुर के बारे में। इट मींस ये जो वर्ड है वो किसके लिए आया है, जयपुर के लिए आया है। तो ये सेंटेंस की क्या होता है, जयपुर के बारे में हमें अर्थ को पूरा करने के लिए बता रहा है। जैसे जयपुर है, अगर मैं इतना ही लिखता हूँ, जयपुर इज, जयपुर है, तो यहाँ पे सेंटेंस में कोई पूरा जो अर्थ है वो नहीं निकल रहा। अगर मैं जयपुर ये नाइस सिटी कंप्लीट करता हूँ तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये जो वर्ड है नाइस सिटी, वो क्या कर रहा है, इसकी इस सब्जेक्ट की हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है। तो इसीलिए क्या कहा गया, कॉम्प्लीमेंट या सहायता करने वाला होता है। तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे जयपुर का जो सब्जेक्ट है उसका कॉम्प्लीमेंट हुआ। तो यहाँ पे भी कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट किसको फॉलो कर रहा है, सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। ही थ्रू द बॉल हार्ड ऑन, यहाँ पे देखते हैं ही सब्जेक्ट, थ्रो वर्ब, ऑब्जेक्ट, बॉल फेंकने का जो काम है वो बॉल के ऊपर रिसीव हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया। ऑन मी, सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे मी हो गया। तो यहाँ पे जो थिंग है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और जो पर्सन है वो। अब हमारे पास ऑन, अगर इसे प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो अभी प्रीपोजिशन हमने बारे में पढ़ा नहीं, तो यहाँ पे देखते हैं हार्ड। यहाँ पे हार्ड क्या है, ही थ्रू द बॉल हार्ड ऑन, उसने मेरी तरफ बॉल को, हार्ड मतलब तेजी से बॉल को फेंका, उसने मेरी तरफ तेजी से बॉल को फेंका। तो यहाँ पे जो हार्ड है वो किसके बारे में बता रहा है, ये मान लो ये हमें कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि क्या बता रहा है, सेंटेंस के अर्थ को पूरा कर रहा है। अब हमें देखना है कि ये हार्ड किसके लिए है, ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल को फेंका, कैसे फेंका, तेजी के साथ में मेरी तरफ फेंका। तो यहाँ पे जो हार्ड है वो सब्जेक्ट के लिए आ रहा है या फिर ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। तो हम देखते हैं कि उसने बॉल को फेंका, तो यहाँ पे उसने बॉल को, इस ई का इफेक्ट बॉल पे पड़ रहा है, इस हार्ड से उसका कोई लेने देना नहीं। यहाँ पे जो हार्ड वर्ड है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, द बॉल के साथ। द बॉल यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट हुआ वो कौन सा कॉम्प्लीमेंट हुआ, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे हमारे सामने निकल कर क्या आया कि कॉम्प्लीमेंट दो फॉर्म में हो सकता है, एक तो जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है और दूसरा ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है। तो कॉम्प्लीमेंट के टाइप में हम पढ़े तो ये दो टाइप का कॉम्प्लीमेंट होता है। तो कॉम्प्लीमेंट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो हमारे सामने दो कॉम्प्लीमेंट निकलता है, एक सब्जेक्ट को फॉलो करने वाले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्ट को फॉलो करने वाले ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ओके दोस्तों, इसके साथ ही हमारे जो चार जो कॉम्प्लीमेंट जो एलिमेंट्स हैं वो कंप्लीट हुए। आगे हमारा एक एलिमेंट और बच रहा है, ये है एडवर्ब या एडवर्बियम।
एडवर्ब। एडवर्बियल जिसे हम, ये जो एडवर्बियल वर्ड है वो एडवर्ब से मिलकर बना है। तो हम कह सकते हैं कि जो एडवर्बियल है वो एडवर्ब हो सकती है। एडवर्ब का मतलब क्रिया विशेषण। तो एडवर्बियल में क्या चीज शामिल हो सकती है? एक एडवर्ब शामिल हो सकती है या एक प्रीपोजिशनल फ्रेज शामिल हो सकती है। अब हम इन दोनों को पढ़ेंगे कि एडवर्ब और प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या हो सकती है। इन दोनों को हम एडवर्ब में शामिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले एडवर्ब क्या होती है? एडवर्ब को हिंदी में होता है क्रिया विशेषण। An adverb is a word an adverb is a word which describes or an adverb is a word which describes or qualifies other type of words. Types of other types of words such as verb, adjective, verb, adjective and adverb. Adverbs, ये सब प्लूरल फॉर्म। तो एन एडवर्ब, एडवर्ब क्या होती है? हिंदी में कहते हैं क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज ए वर्ड which describes or qualifies other types of words such as verbs, adjectives and adverbs। मतलब एक क्रिया विशेषण वह शब्द होता है which describes, जो वर्णन करता है, और qualifies मतलब विशेषता बताता है other types of words, अन्य टाइप के वर्ड के बारे में। such as verbs, जो एडवर्ब होता है वह वर्ब की विशेषता बताते हैं। एडजेक्टिव विशेषण जिसे कह सकते हैं, विशेषण की विशेषता बताता है। एंड एडवर्ब्स क्रिया विशेषण। तो एक एडवर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में और एडजेक्टिव के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, वो एडवर्ब कहलाता है। अब एडवर्ब्स जो मेनली जो एडवर्ब्स हैं जो हमें किसके बारे में बताती है, जैसे मैनर, मेनली जो हम पढ़ रहे हैं, क्या डिटेल में नहीं जाकर थोड़ा स्टडी करते हैं। मैनर, टाइम, प्लेस, मैनर, टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, ड्यूरेशन एक्सेट्रा। तो मैनर मतलब किस तरीके से कोई काम होता है, वो किस तरीके से होता है। टाइम समय के बारे में, जैसे व्हेन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं। प्लेस जैसे हियर एंड देयर, जो स्थान के बारे में बताने वाले शब्द होते हैं। डायरेक्शन दिशा बताने वाले, जैसे अप, बैक, फॉरवर्ड। ड्यूरेशन, ड्यूरेशन मतलब होती है अवधि, समय की अवधि बताने वाले, जैसे लॉन्ग पीरियड। ये यहाँ पे एडवर्ब। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण जो हमें वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव के बारे में जो विशेषताएं बताते हैं, और ये कुछ इस तरह के वर्ड्स हो सकते हैं हमारे सामने।
दूसरा हमने देखा इसमें एडवर्बियल में प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज मतलब ऐसा कोई वर्ड जो प्रीपोजिशन के साथ में प्रयोग होता है। प्रीपोजिशन प्लस नाउन, प्रीपोजिशन प्लस नाउन। तो प्रीपोजिशन फ्रेज हो सकती है जिससे पहले कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हो, नाउन से पहले या प्रोनाउन जो भी है, एडजेक्टिव जो भी है, उनकी से पहले अगर कोई प्रीपोजिशन जुड़ जाता है तो फिर वो प्रीपोजिशनल फ्रेज बन जाती है। इस तरह जो एडवर्बियल होता है वो हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब अतिरिक्त सूचना हमें देता है ये, या एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, या ये एडिशनल वर्ड होता है। जैसे every day I go for walk। every day I go for walk। इस सेंटेंस में देखें तो हमारे पास में अब हम सेंटेंस के एलिमेंट्स है उनके लास्ट स्टेज पे पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा, जैसे यहाँ पे आई सब्जेक्ट है, गो वर्ब है। अब ऑब्जेक्ट हमें क्या होता है, किसी एक्शन का इफेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, ना ही कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे हमारे पास एडवर्ब, एडवर्ब जिसे कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो फॉर वर्क है वो एक एडवर्ब है। देखो यहाँ वर्क से पहले फॉर जुड़ा हुआ है, मतलब हमने क्या देखा कि जो प्रीपोजिशनल फ्रेज होती है वो नाउन से पहले क्या होती है, प्रीपोजिशन जुड़ा होता है। तो यहाँ पे फॉर प्रीपोजिशन है और यहाँ पे ये प्रीपोजिशनल फ्रेज बन गई। और यहाँ पे एवरीडे ये भी किसको इंडिकेट कर रही है, एडवर्ब को इंडिकेट कर रही है। तो ये क्या होगी, एडवर्ब। एवरीडे मतलब रोजाना, जैसे फ्रीक्वेंटली जो काम आवर्ती में होते हैं उनको बताने के लिए भी एडवर्ब का यूज करते हैं। सेंटेंस के एलिमेंट्स पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा इसमें और कुछ पढ़ लेते हैं। सेंटेंस के पार्ट्स, पार्ट्स ऑफ एन सेंटेंस। एक सेंटेंस में कितने पार्ट्स होते हैं? यहाँ पे सब एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रीडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सब्जेक्ट वो होता है जो किसी कार्य को करता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स या वर्ड्स हो सकते हैं जिसके बारे में कुछ कहा गया होता है या कुछ काम करता है। और प्रीडिकेट के बारे में हम पढ़ें तो प्रीडिकेट को हिंदी में कहते हैं विधेय। मतलब वाक्य में, सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, सब्जेक्ट क्या होता है, जो कुछ भी काम किया जाता है जिस पर्सन के द्वारा, जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन प्रीडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया है, सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया गया है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ये जो सूचनाएं देता है वो सारा क्या देता है, प्रीडिकेट देता है। एग्जाम्पल, आई रीड, I am playing, the girls are singing,
had solved a regular and punctual student gets सक्सेस। तो यहां हमें फाइंड आउट करना है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा कि सब्जेक्ट सेंटेंस में करता होता है जो कुछ काम करता है, और प्रेडिकेट होता है इस सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा गया है वो प्रेडिकेट कहलाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस में यहाँ पे आई रीड, तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, किसके बारे में बात की जा रही है, आई के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे आई सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, मतलब जो कुछ भी बचा हुआ पार्ट हो सेंटेंस में प्रेडिकेट कहलाएगा। आई सब्जेक्ट एम प्लेइंग, ये क्या हो गया यहाँ पे प्रेडिकेट, क्योंकि यहाँ पे आई मैं एम प्लेइंग खेल रहा हूँ, तो यहाँ पे खेलने की विशेषता किसकी बताई जा रही है, सब्जेक्ट। द गर्ल्स आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे सब्जेक्ट कौन हुआ, द गर्ल्स, काम कौन कर रहा है, द गर्ल्स, और यहाँ पे जो गर्ल्स जो कुछ भी काम कर रही है, जिसके बारे सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बता रही है, तो क्या है, आर सिंगिंग ए सॉन्ग, तो ये क्या हुआ प्रेडिकेट। नेक्स्ट ए रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट, तो यहाँ पे किसके बारे में बात की जा रही है, स्टूडेंट के बारे में, लेकिन ये स्टूडेंट के साथ में ये रेगुलर और पंक्चुअल वर्ड जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया कंप्लीट। इसमें मेन सब्जेक्ट स्टूडेंट है, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं वो स्टूडेंट की ही विशेषता बता रहे हैं, तो ये क्या हुआ सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, और गेट सक्सेस यहाँ पे प्रेडिकेट हुआ। तो आई होप स्टूडेंट्स ये आपके समझ में आया होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में। और अब हमारा जो सेंटेंस का जो टॉपिक है वो डेफिनेशन, एलिमेंट्स और पार्ट्स के साथ में कंप्लीट हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगे। अगर आपके कुछ सजेशन है तो वो भी हमें जरूर बताएं। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसकी प्रैक्टिस लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तब तक थैंक यू वेरी मच and keep watching.